नमस्कार दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 2017 का क्वेश्चन पेपर। महाराष्ट्र के द्वारा सेट का जो एग्जाम हुआ था 2017 का, उसका क्वेश्चन पेपर हम लेकर आए हैं। ये हमारे सामने हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि 10 दिन के बाद यानी कि 27 दिसंबर 2020 के दिन सेट का पेपर रखा गया है महाराष्ट्र में। तो उसके क्वेश्चन पेपर की तैयारी करवाने के लिए दोस्तों हम लेकर आए हैं 2017 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम 2018 और 19 का क्वेश्चन पेपर और उसका स्पष्टीकरण देख चुके हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये पेपर नंबर 2 है। आप लोग जानते होंगे कि 2018 से पहले जितने भी सेट के एग्जाम हुए थे उसके 3 पेपर होते थे। पहला पेपर जो रिसर्च और अन्य टॉपिक से संबंधित था, और दूसरा और तीसरा पेपर सब्जेक्ट से। तो ये दूसरा पेपर है। इसके बाद हम तीसरा पेपर का स्पष्टीकरण देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रचलित प्राचीनतम लिपि थी। दोस्तों, ये लिपि जो टॉपिक है लिपि का, उसमें से प्रश्न आया है। तो सबसे प्राचीन जो लिपि है वो खरोष्टी लिपि है। दोस्तों, हम लिपि की बात करते हैं तो पहले आता है सिंधु घाटी का लिपि, फिर खरोष्टी लिपि, फिर ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और नागरी लिपि। दोस्तों, इसे हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जब हम लिपि की विकास बात करते हैं तो लिपि की विकास देखते हैं तो सबसे पहले चित्र लिपि आती है। यानी कि आदि मानव जो थे अपनी बात कैसे कहते थे, तो चित्र के द्वारा, फिर प्रतीक के द्वारा, फिर भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि। यानी कि आज जैसे हम बात करते हैं तो जैसे कहते हैं वैसे लिखने का जो काम है वो एकदम अंतिम में आया। इससे पहले अपनी बात चित्रों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से और भाव के माध्यम से व्यक्त करते थे लोग। फिर उसके बाद ध्वनि लिपि आया। तो ध्वनि लिपि के 2 प्रकार होते हैं, एक अक्षरात्मक लिपि और दूसरा वर्णात्मक लिपि। तो भारत की जितनी भी लिपियां हैं वह अक्षरात्मक लिपि के अंतर्गत आती है, और अंग्रेजी का जो लिपि है रोमन लिपि, वो वर्णात्मक लिपि के अंतर्गत आता है। तो जो अक्षरात्मक लिपि है उसके 3 रूप देखने को मिलते हैं। पहला है सिंधु घाटी लिपि, फिर खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। खरोष्टी लिपि हमें ऑप्शन में आया है। तो खरोष्टी लिपि जो है इसका समय ईसासन पूर्व लगभग 500 ईस्वी 600 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो दोस्तों, ये जो खरोष्टी लिपि है इसका नाम खरोष्ट क्यों पड़ा? तो इसमें विद्वानों को लेकर अलग अलग मतभेद पाए जाते हैं। कोई विद्वान का मानना है कि खरोष्ट नाम के विद्वान ने इस लिपि का निर्माण किया, इसलिए इसका नाम खरोष्ट पड़ गया। कुछ लोगों का मानना है कि यह लिपि गधे के ओष्ठ के समान थी, इसीलिए इसे खरोष्टी लिपि कहा गया। खर गधे को कहते हैं, और इसका जो खरोष्टी लिपि इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसका जो लिखावट है वो गधे के ओष्ठ के समान था, इसलिए इसे खरोष्टी लिपि कहा गया। तो ऐसे विद्वानों में मतभेद है। दोस्तों, यह आपको ध्यान में रखना है कि खरोष्टी लिपि का जो प्राचीनतम रूप है वो अशोक के शिलालेखों में मिलता है। ये प्रश्न आते हैं, तो यह बात आपको केवल खरोष्टी लिपि में आपको केवल इतना बात ध्यान में रखना है कि खरोष्टी लिपि का जो प्राचीनतम रूप है, प्राचीनतम नमूना है, वो अशोक के शिलालेखों में मिलता है। फिर इसके बाद आता है ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि जो है इसके 2 भाग हुए। ब्राह्मी लिपि के नामकरण को लेकर भी मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मा ने इस लिपि को बनाया था, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्राह्मी लिपि। कुछ लोगों ने माना है कि इस लिपि का प्रयोग ब्राह्मण लोग करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्राह्मी लिपि। तो कुछ लोगों का मानना है कि
ब्रह्म नाम के विद्वान ने इस लिपि को बनाया, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया ब्राह्मी लिपि। तो ऐसे विद्वानों में मतभेद है। तो ब्राह्मी लिपि के दो रूप देखने को मिलते हैं, एक उत्तरी शैली और एक दक्षिणी शैली। तो जो दक्षिणी शैली है, इससे जो दक्षिण की भाषाएं हैं उसकी लिपियां विकसित हुई, जैसे कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, इनकी लिपियां दक्षिण शैली से विकसित हुई है। और जो ब्राह्मी लिपि की जो उत्तरी शैली है, तो उत्तरी शैली से इसके भी 3 भाग हो गए या 3 चरण हो गए। पहले आता है गुप्त लिपि। गुप्त लिपि का जो समय है वह है 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास, यानी कि 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त लिपि प्रचलित थी। फिर आता है कुटिल लिपि, तो ये 6वीं शताब्दी में, यानी कि गुप्त लिपि का जब प्रयोग हो रहा था तो उसके बाद कुटिल लिपि आया। तो कुटिल लिपि का समय है 6वीं शताब्दी। फिर इसके बाद नागरी लिपि। नागरी लिपि का जो समय है वो 9वीं शताब्दी है, जिसे वर्तमान में देवनागरी लिपि कहा जाता है। तो दोस्तों यह था लिपियों का विकास। दोस्तों इससे आपके कई प्रश्न बनते हैं, जैसे कि जो लिपि का विकास हुआ तो उसका जो अवस्था के अनुसार अगर विकास देखें तो पहले आता है चित्रलिपि, फिर प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि। फिर ध्वनि लिपि के 2 प्रकार हैं, एक अक्षरात्मक लिपि और एक वर्णात्मक लिपि। फिर अक्षरात्मक लिपि कहाँ पर प्रयोग होते हैं, तो भारत की जितनी भी लिपियां हैं वो कैसी है, अक्षरात्मक लिपि है। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि भारत की लिपियां कैसी है, तो अक्षरात्मक लिपि है। और वर्णात्मक लिपि तो अंग्रेजी का जो रोमन लिपि है वह वर्णात्मक लिपि का उदाहरण है। फिर इसमें अक्षरात्मक लिपि जो है उसके भी 3 रूप देखने को मिलते हैं, पहले सिंधु घाटी की लिपि, फिर खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। तो जो खरोष्ठी लिपि है उसका प्राचीनतम नमूना जो है वो अशोक के शिलालेखों में मिलता है। और जो ब्राह्मी लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि का जो प्राचीनतम नमूना है वह पिपराला के स्तूप में तथा अजमेर जिले के वड़वली गांव के शिलालेख में मिलता है। तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि ब्राह्मी लिपि का जो प्राचीनतम शिलालेख है, नमूना है, वो कहाँ मिलता है, तो अजमेर के आसपास। अजमेर याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम नमूना अशोक के शिलालेखों में और ब्राह्मी लिपि का अजमेर शहर में। इतना याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। फिर जो ब्राह्मी लिपि है इसकी 2 शैलियां थी, उत्तरी शैली, दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली से जितने भी दक्षिणी भाषाएं आती हैं जैसे तमिल, तेलुगु, ये सब, इसका विकास दक्षिणी शैली से हुआ है। और उत्तरी शैली से जो भारतीय लिपि है, यानी कि हिंदी, मराठी, गुजराती, इन सभी का विकास जो हुआ है वो उत्तरी शैली से हुआ है। कभी कभी प्रश्न आते हैं कि हिंदी लिपि का विकास किससे हुआ है, या मराठी लिपि का, या गुजराती लिपि का। तो इन सभी लिपियों का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से हुआ है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तरी शैली के फिर 3 रूप देखने को मिले, या 3 चरण हो गए। पहला गुप्त लिपि जिसका समय था 4वीं-5वीं शताब्दी। फिर कुटिल लिपि, कुटिल लिपि को सिद्ध मातृका लिपि भी कहते हैं। तो सिद्ध मातृका लिपि किसे कहते हैं, तो कुटिल लिपि को कहते हैं। इसका समय था 6वीं शताब्दी। फिर आता है नागरी लिपि जिसे देवनागरी लिपि वर्तमान में कहा जाता है, इसका समय था 9वीं शताब्दी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका क्रम देखें, ये तो पूछा गया है कि भारत में प्रचलित प्राचीनतम लिपि है, तो सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, खरोष्ठी लिपि है। अगर हम इसे विकास की दृष्टि से देखें या क्रम से देखें तो सबसे पहले आएगा खरोष्ठी लिपि, फिर ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि और अंत में नागरी या देवनागरी लिपि। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय दक्षिण में हिंदी भाषा प्रचार आंदोलन का केंद्र रहा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो मद्रास है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चलाए जा रहे थे तो उसके साथ ही हिंदी भाषा का प्रचार भी किया गया। तो प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ संस्थाएं, कुछ केंद्र बनाए गए थे। तो वही मद्रास में
1918 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी। तो यह बात आपको ध्यान रखना है कि 1918 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका केंद्र क्या था? केंद्र था मद्रास में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने से शब्द की सत्ता हो जाती है। तो यह ध्वनि विज्ञान, माफ कीजिए, भाषा विज्ञान से संबंधित है। तो दोस्तों, जब शब्द का वाक्य में प्रयोग होता है तो क्या हो जाता है? पद बनता है। आप लोग जानते होंगे कि पहले आते हैं ध्वनि, जिसे वर्ण कहते हैं, फिर उसके बाद वर्ण को मिलाने से, यानी कि कई वर्ण मिलाने से अक्षर बनता है। जैसे कि मान लीजिए राम हो गया, तो राम में पहले र है, फिर आ की मात्रा है, फिर म है, यानी कि र, फिर आ, फिर म, इन अक्षरों को मिलाने से क्या बना? राम बना। तो यानी कि पहले आता है वर्ण, जिसे कहते हैं ध्वनि। तो ध्वनि को मिलाने से अक्षर बनते हैं, फिर अक्षर को शब्द कहते हैं, यानी कि अक्षर से ही शब्द बनते हैं। तो यह ध्यान में रखना है कि पहले वर्ण आता है, वर्ण को ही क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। तो अक्षर को, जब अक्षरों को या ध्वनियों को मिलाया जाता है तो उसे शब्द बनता है। तो जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं पद। और कई पद को मिलाने से वाक्य बनता है, और वाक्य से जो अर्थ निकलता है उसी को अर्थ कहते हैं। यानी कि वाक्य की जब प्रतीति होती है, यानी कि वाक्य के माध्यम से व्यक्ति क्या कहना चाहता है, जब यह पता चल जाता है, इसका बोध होता है, तो उसे ही अर्थ कहते हैं। तो यह क्रम आपको याद रखना है। पहले ध्वनि आता है, फिर उसके बाद शब्द, फिर उसके बाद पद, फिर वाक्य, और अंतिम में अर्थ आता है। तो ध्वनियों को मिलाने से अक्षर या शब्द बनता है। फिर शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे कि राम ने रावण को मारा, या राम घर जा रहा है, तो राम, और इसको पद कब होता है? जब ने बन जाता है, यानी कि संबंध सूचक जब इसमें बन जाता है तो उसे कहते हैं पद। तो ये पद हो गए। ये जो है ये शब्द है, राम शब्द है, और इसमें ने जोड़ दिया तो ये पद बन गया। तो जब कई पद मिल जाते हैं, जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो इसमें एक तो हो गया राम ने, फिर रावण को, फिर मारा, ये 3 पद बन गए, तो इससे वाक्य बनता है। और वाक्य से जो अर्थ की प्रतीति होती है, या जो अर्थ का बोध होता है, उसे कहते हैं अर्थ। तो यह क्रम आपको याद रखना है। पहले आता है वर्ण, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, फिर अर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा आधुनिकता का अभिलक्षण नहीं है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो सामंती बोध है। सामंती बोध आधुनिकता का अभिलक्षण नहीं है। तो हम जब आधुनिकता की बात करते हैं तो उसमें वैयक्तिकता दिखाई देती है, वैयक्तिकता की प्रधानता दिखाई देती है, फिर मुक्ति का भाव भी दिखाई देता है, और धर्म निरपेक्षता, यानी कि किसी एक धर्म को न लेकर चलना, सभी धर्म को समान रूप से लेकर चलना, यह भी दिखाई देता है। जो सामंती बोध है, जो रीतिकाल आदिकाल में सामंती बोध है, या सामंतवाद का जो चित्रण है, वह आधुनिकता में दिखाई नहीं देता है। तो सामंतवाद का चित्रण आधुनिकता में नहीं दिखाई देता है, इसलिए इसका सही उत्तर है सामंती बोध। तो आधुनिकता का अभिलक्षण क्या हुआ? वैयक्तिकता हो गया, मुक्ति बोध हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, फिर मानवतावाद हो गए, स्वच्छंदतावाद हो गए, ये सभी आधुनिकता के लक्षण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एजरा पाउंड ने किस सिद्धांत को सर्वाधिक महत्व दिया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बिंबवाद। दोस्तों, जो एजरा पाउंड है, उन्होंने बिंबवाद के ये संस्थापक माने जाते हैं। तो एजरा पाउंड का जो संबंध है वो किससे है? तो बिंबवाद से है। प्रतीकवाद, दोस्तों, जो प्रतीकवाद है, इसका जो जन्मदाता है
तो फ्रांस में इसका जो जन्मदाता है वह है वाद लेयर। तो वाद लेयर जो है वो प्रतीकवाद के फ्रांस में, तो प्रतीकवाद का जो जन्म है वो फ्रांस में किसने किया था? तो वाद लेयर ने। और इनका इंग्लैंड में जो प्रवर्तन किया था उसने, वो किसने किया था? वो विलियम बटलर ने। तो बटलर ने ये इंग्लैंड में किया था। एक मिनट। तो बटलर ने इनका जो प्रवर्तन है वो इंग्लैंड में किया था। तो थोड़ा सा लिखने में कठिनाई आ रही है, पर आप समझ जाइएगी। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि, क्योंकि दोस्तों बहुत बार क्या आता है कि जैसे कि ये पूछ लिए जाते हैं कि प्रतीकवाद का प्रवर्तक कौन है, तो ऑप्शन में कभी वाद लेयर दिया रहता है और कभी विलियम बटलर दिया रहता है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि जो फ्रांस है, तो फ्रांस में प्रतीकवाद का प्रवर्तन किसने किया था? तो वाद लेयर ने। और इंग्लैंड में किसने किया था? तो विलियम बटलर ने। तो कभी कभी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ के जाते हैं वाद लेयर को या बटलर को पढ़ के जाते हैं, और इनमें से ऑप्शन एक ही आता है। जैसे मान लीजिए किसी ने वाद लेयर को पढ़ के आया और ऑप्शन दे दिया गया बटलर, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसका जो प्रवर्तक था ये तो वाद लेयर था, ये कहाँ से आ गया? तो इसका जो प्रवर्तक यानी कि प्रतीकवाद का जो प्रवर्तक है वो फ्रांस में वाद लेयर ने किया था और इंग्लैंड में बटलर ने किया था। यह बात आपको ध्यान में रखना है। और मार्क्सवाद, तो कार्ल मार्क्स को आप जानते होंगे, तो इसके जो प्रवर्तक है वो कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। और अस्तित्ववाद, तो अस्तित्ववाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो सारेन किरकेगार्ड माने जाते हैं। तो यह ध्यान में रखना है कि प्रतीकवाद का प्रवर्तन फ्रांस में वाद लेयर ने किया था, इंग्लैंड में बटलर ने किया था, फिर मार्क्सवाद का प्रवर्तक कार्ल मार्क्स है, भीमवाद का एजरा पाउंड और अस्तित्ववाद का सारेन किरकेगार्ड। इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है? दोस्तों, भरत मुनि ने जो रस का सूत्र दिया था, सूत्र इस प्रकार था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इस सूत्र का कुछ व्याख्याकारों ने व्याख्या किया था। तो सबसे पहले आते हैं भट्ट लोलट। तो सबसे पहले भट्ट लोलट ने किया था, फिर शंकुक ने किया था, फिर भट्टनायक ने किया था और अंतिम में अभिनव गुप्त ने। तो किसने नहीं किया था इनकी व्याख्या? तो आनंदवर्धन ने नहीं किया था। आनंदवर्धन जो है वो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये आनंदवर्धन है। तो जो भरत मुनि है उनका जो सूत्र था विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, तो इसकी जो व्याख्या की थी वो 4 लोगों ने की थी, भट्ट लोलट ने, आचार्य शंकुक ने, भट्टनायक ने और अभिनव गुप्त ने। दोस्तों, साधारणीकरण का जो सिद्धांत है वो भट्टनायक का है। इसके ऊपर भी कभी कभी प्रश्न आते हैं, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी कि साधारणीकरण से किसका संबंध है? तो भट्टनायक का। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है कि हम विश्व पाई जन्म के, यह रचना धर्मवीर भारती का नहीं है। तो धर्मवीर भारती का रचना कौन सा है? 7 गीत वर्ष, सपना अभी भी, कनुप्रिया, ये सभी धर्मवीर भारती की रचना है। तो ये हम विश्व पाई जन्म के जो लेखक है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि हम विश्व पाई जन्म किसकी रचना है? हम विश्व पाई जन्म के ये बालकृष्ण शर्मा की रचना है, और बाकी जो है वो धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा युग भी इनका प्रसिद्ध गीति नाट्य है। तो आगे देखते हैं, इनमें से किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो निराला जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, और बाकी जो तीनों हैं सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और दिनकर, इन तीनों को
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो 1968 में मिला था। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इनकी जो एक रचना थी चिदंबरा, तो चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इनकी जो काव्य है यामा के लिए इन्हें 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इनका जो महाकाव्य है उर्वशी, इसके लिए इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में ज्ञान पुरस्कार मिला था, चिदंबरा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में मिला था, यामा के लिए दिनकर को 1972 में मिला था, उर्वशी महाकाव्य के लिए। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो अज्ञेय को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कितनी नाव में कितनी बार। इसके ऊपर भी काफी और प्रश्न आए हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि अज्ञेय जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इन्हें 1978 में कितनी नाव में कितनी बार, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये मैंने बता दिया क्योंकि ये अज्ञेय का भी प्रश्न बार बार आते हैं। तो यह वही बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता किस नदी पर आधारित है। तो इनमें पूछा गया है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो कविता है उनमें किस नदी का वर्णन हुआ है। तो किस पर आधारित है, तो कुआनो नदी। तो कुआनो नदी यह उनकी एक कविता पर आधारित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन थे। तो जो पत्रकारिता है तो उसके ऊपर से प्रश्न आया है। तो हिंदी प्रदीप, तो ये इसके जो प्रवर्तक या संस्थापक माने जाते हैं, संपादक, ये बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट ये हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। ये दो काफी महत्वपूर्ण हैं, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप और प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका। और सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका का संपादक बनाया गया था 1903 में। यह बात आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर भी प्रश्न आता है। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष शुरू हुआ था 1900 ईस्वी में और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका का संपादक बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कवि भारतेंदु मंडल में था। तो इसमें पूछा गया कि भारतेंदु मंडल के कवि। तो भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं वो है जगमोहन सिंह। इसके अलावा जो कवि हैं कुछ तो यहाँ पर ही दिए गए थे, जैसे कि बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये सभी भारतेंदु मंडल के कवि हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि भारतेंदु मंडल के कवियों में आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद आते हैं, फिर इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जगमोहन सिंह, फिर अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ये सभी भारतेंदु मंडल के कवि हैं। और ये जो बाकी इसमें ऑप्शन में दिए गए जैसे कि श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये सभी द्विवेदी युग के कवि हैं। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इसके साथ ही मैथिली शरण गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक कौन थे। तो सरस्वती पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित होती थी। तो नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा ये सरस्वती पत्रिका निकाली जाती थी।
इनमें से रचना काल की दृष्टि से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? तो अगर देखें तो हमने अभी बात किया था कि रामचरित उपाध्याय, फिर इसके अलावा रूप नारायण पांडे और लोचन पांडे ये सभी द्विवेदी युग के कवि हैं, और श्याम नारायण पांडे यह द्विवेदी युग के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रबंध रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त की जो प्रबंध रचना है वो उर्मिला नहीं है। तो जयद्रथ वध है, विष्णुप्रिया है और साकेत ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उर्मिला जो है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है उर्मिला, और ये तीनों जो है वो मैथिली शरण गुप्त की प्रबंध रचना है। छायावाद को अन्योक्ति पद्धति किसने माना? तो रामचंद्र शुक्ल ने। तो छायावाद को रामचंद्र शुक्ल ने अन्योक्ति पद्धति माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से जयशंकर प्रसाद की कौन सी लंबी कविता है? तो इनमें जो लंबी कविता है वो है जयशंकर प्रसाद की पेशोला की प्रतिध्वनि, यह लंबी कविता के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस महाकाव्य में आधुनिक सभ्यता की विसंगतियों पर प्रखर काव्यात्मक आक्रमण हुआ है? तो ये इसका सही उत्तर है कामायनी। तो कामायनी महाकाव्य में जो आधुनिक सभ्यता की विसंगतियां हैं तो उसके ऊपर काफी आक्रामक प्रहार किया गया है। तो इसका सही उत्तर है कामायनी। आप लोगों ने कामायनी पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि जो जल प्रलय आता है तो जल प्रलय में पूरे देव सृष्टि का विनाश हो जाता है, क्योंकि जो देव लोग थे वो भोग विलास में लिप्त हो गए थे, इसके कारण पूरी देव सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो ये आधुनिक सभ्यता में भी जो भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ गई थी तो उसके ऊपर काव्यात्मक आक्रमण किस काव्य में हुआ है? तो कामायनी में देखने को मिलता है। तहु वस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है, किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। दोस्तों कुछ कथन भी पूछ लिए जाते हैं तो आपको यह ध्यान में रखना है, ये रिपीट होंगे इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि कथन कहीं से भी आ जाते हैं। तो आप जब भी कोई पुस्तक पढ़ते हो तो उसमें आपको ध्यान देकर पढ़ना कि कोई विद्वानों के विचार दिए गए थे तो उसको थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना रहता है, ताकि आपको उसके ऊपर प्रश्न आए तो आपको पता चले कि ये विचार किसके हैं। कामायनी में वसंत का दूध का संबोधन किसे दिया गया है? तो ये इसका जो सही उत्तर है वो श्रद्धा। तो दोस्तों कामायनी जो है इसमें 15 सर्ग है, तो 15 सर्ग में ये जो श्रद्धा है वो तीसरा सर्ग है। तो पहले आता है चिंता सर्ग। तो जो श्रद्धा सर्ग है तो श्रद्धा सर्ग में जो श्रद्धा का वर्णन हुआ है, यानी कि श्रद्धा की रूप का सौंदर्य का उसका वर्णन जो हुआ है, तो उसमें श्रद्धा को वसंत का दूध कहकर संबोधित किया गया है। इनमें से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि नहीं है? दोस्तों राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में जो उस समय यानी कि लगभग छायावाद के समय में जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए जा रहे थे, तो राष्ट्रीय आंदोलन में सहभाग होने के लिए अपने राष्ट्र के प्रति लोगों में प्रेम जगाने के लिए राष्ट्र के लिए लोगों में प्रेम जागरूक हो, वे लोग अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो, इसके लिए कुछ कवि कविताएं लिख रहे थे। तो उनमें श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त ये सभी प्रमुख कवि माने गए हैं। परंतु बच्चन जो हरिवंश राय बच्चन हैं उन्होंने कोई भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा को लेकर काव्य नहीं लिखा है। तो ये
बच्चन जो हैं वो प्रेम और मस्ती के कवि माने जाते हैं। तो इन्होंने अपने काव्य में प्रेम सौंदर्य का वर्णन अधिक किया है। इनकी जो प्रसिद्ध कविता है मधुशाला। इनमें से कौन दूसरा सप्तक का कवि है? तो दोस्तों सप्तक जो है उसके कई संस्करण निकले थे। तो सप्तक के 4 संस्करण निकले थे। तो पहला सप्तक जिसे कहते हैं तार सप्तक, वह निकला था 1943 में, जिसके संपादक थे अज्ञ। दूसरा सप्तक निकला था 1951 में। तो 1951 में निकला था दूसरा सप्तक। इसके भी संपादक जो थे वो अज्ञ थे। तो इसमें 7 कवि थे। जितने भी सप्तक थे उसमें 7-7 कवि थे। तो दूसरे सप्तक में भी 7 कवि थे। तो इनमें पूछा गया कि इनमें से कौन दूसरा सप्तक का कवि है। तो इसमें जो रघुवीर सहाय हैं वो दूसरा सप्तक के कवि हैं। बाकी जो हैं अज्ञ, मुक्ति बोध और रामविलास शर्मा ये पहले सप्तक के कवि हैं। दोस्तों आपको अगर इसके ऊपर कोई वीडियो चाहिए होगा कि सातों सप्तक मतलब चारों सप्तक के कौन से 7-7 कवि थे, उनका प्रकाशन वर्ष, उनका जन्म, फिर संपादक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? तो कामायनी का जो मूल दर्शन है वो है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। तो ये प्रत्यभिज्ञा दर्शन कामायनी का मूल दर्शन है। अपनी खबर किस लेखक की आत्मकथा है? तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। दोस्तों यशपाल ने जो आत्मकथा लिखी थी अपनी, उसका नाम था सिंहावलोकन। तो सिंहावलोकन जो रचना है वो 1951 में लिखी गई थी। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि यशपाल की आत्मकथा नाम था सिंहावलोकन, जो कि 1951 में लिखी गई थी। और निर्मल वर्मा ने कोई आत्मकथा नहीं लिखी है। और भीष्म साहनी, तो भीष्म साहनी के जो आत्मकथा है उसका नाम था आज के अतीत। तो आज के अतीत जो कि 2003 में लिखी गई थी। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि पांडे बेचन शर्मा का जो 1960 में लिखा गया है अपनी खबर, तो 1960 में लिखा गया है अपनी खबर, यह पांडे बेचन शर्मा का है। फिर यशपाल का सिंहावलोकन 1951 में है। और भीष्म साहनी का 2003 में आज के अतीत। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना नहीं है। तो आधुनिक हिंदी काव्य में रूप और विधाएं, यह रामविलास शर्मा की रचनाएं नहीं है। और बाकी तीनों रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं। मानव सभ्यता का विकास, लोक जीवन और साहित्य, कथा विवेचन और गद्य शिल्प, ये रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं। रही साहूकार, ये राहु हो गया तो राहु नहीं साहू होना चाहिए। तो रही साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु में जो मदन मोहन है उसका चित्रण है, किस प्रकार वह कुछ चाटुकारिता मित्र के संगति में पड़ जाता है और अपना सब कुछ लौटवा देता है। और उसका जो मित्र है ब्रज किशोर, तो ब्रज किशोर उसे विपत्ति में सहायता करता है। तो विपत्ति की परीक्षा ही उसका परीक्षा गुरु बनती है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है परीक्षा गुरु। तो इसका जो मुख्य पात्र है मदन मोहन और ब्रज किशोर। दोस्तों इस वीडियो में हम 25 प्रश्न ही देखेंगे। अगला जो 25 प्रश्न है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों इसके अलावा हम 2018 और 19 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका स्पष्टीकरण देख चुके हैं। अगर आपने वह नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो के सजेशन में डाल रहा हूँ, उसे आप क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। धन्यवाद।